गाइस, जब भी हम एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन बना रहता है कि अगर हमें चार्ट पे बोस, चोक, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करने आ गए तो बड़े ही आराम से हम एसएमसी ट्रेडर बन जाएंगे। स्पेशली मैंने देखा है कि लोग ऑर्डर ब्लॉक पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। उन्हें लगता है ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, उस पर ट्रेड लेना आ गया तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। इसका लाइव एग्जांपल आप अपने ही यहाँ पे टू साइड ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आपके साथ जो मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को लेकर, उसमें सबसे ज्यादा जो हाईली व्यूड वीडियो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स को लेकर है। और आप लोगों के जो कमेंट्स एंड डीएम्स आते हैं मेरे पास, वो भी मैक्सिमम ऑर्डर ब्लॉक्स को लेकर ही रहते हैं। कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक्स की तारीफ करते हैं कि जब से हमने ऑर्डर ब्लॉक पे काम करना सीखा है हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और वहीं पे कुछ लोगों की क्वेरीज बनी रहती है कि सर हमारे ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हुए रहते हैं या फिर उन पे प्राइस आता ही नहीं है, उन पे टैप करता ही नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। अब फॉर अ सेकंड अगर मैं सेल्फिश माइंडसेट से सोचूं तो जैसा कि आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो काफी अच्छी लग रही है तो 3-4 वीडियोस और इधर उधर से ऑर्डर ब्लॉक पे बना के मैं अच्छे खासे व्यूज आपसे ले सकता हूं, जिसमें आपके सारे डाउट्स भी मैं उसी में क्लियर कर सकता हूं। पर मैं ऐसा नहीं करते हुए इसी वीडियो के जरिए आपको 3 मेन बातें समझाने वाला हूं कि क्यों कुछ लोगों के ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से काम कर रहे हैं और कुछ लोगों के ऑर्डर ब्लॉक्स में दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो उसमें एक पॉइंट रहेगा कि कहां पे आप डायरेक्शन वाइज गलती कर रहे हैं, क्या आपसे मेन मिस्टेक्स हो रही है। सेकंड, कैसे हम उन मिस्टेक्स को ओवरकम करते हुए एक राइट ट्रैक को चुन सकते हैं। उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके रिलेटेड ये मेन वीडियो रहने वाला है, एक बहुत ही अच्छा एंट्री मॉड्यूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को लेकर, जहां पे हम अपनी एक ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं। और उस एंट्री मॉड्यूल में खास बात यह है कि कहीं भी हमें ऑर्डर ब्लॉक की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे लिए वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि 4 लोग वीडियो को देख रहे हैं या फिर 40 लोग वीडियो को देख रहे हैं। व्यूज से मेरे को कोई भी मतलब नहीं है, पर जो भी लोग देख रहे हैं, भले ही 4 लोग देख रहे हैं, पर उनको मैं एटलीस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू अच्छी प्रोवाइड करवा पाऊं। जो वो मुझे अपना टाइम दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ उनको राइट नॉलेज मिल सके, राइट वैल्यू मिल सके। वीडियोस को बनाने के पीछे का यही मेरा अल्टीमेट गोल रहता है। सो बिल्कुल सेल्फलेस होके मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूं, इन्हें समझ पाए आप, जब भी आप एसएमसी से कुछ फायदा ले पाएंगे अपनी ट्रेडिंग लाइफ में। टू द पॉइंट वीडियो रहेगा, काफी सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के रिलेटेड। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे समझो कि जो एसएमसी है ये एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, जिसमें कई सारे प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं। उनका सबका मिला के एक काम है बस कि प्राइस में कहां पे लिक्विडिटी है, कहां पे नहीं, वो हमें जानने में हेल्प करना, जिससे हम नॉर्मली बाकी जो मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं उससे हटके उनके अगेंस्ट में काम कर सकें, बाकी के स्मार्ट मनी के साथ हाथ मिला के। अब ये जो सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया, उसके अंदर में भी बोस, चोक आते हैं, फेयर वैल्यू गैप हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, मिटिगेशन हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबका अपना एक रोल है। अब हम सोचें कि सिर्फ हमें ऑर्डर ब्लॉक सीखने से हमें एसएमसी आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट पहले तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग जल्दबाजी में क्विकली कुछ करना चाहते हैं। पेशेंटली जो काम कर सकते हैं या पेशेंस रखना सीखना चाहते हैं, समझ भी ये उनको ही आएगा और काम भी आगे उनके ही आने वाला है, क्योंकि इसका सिंपल सा फंडा है, ये हमें नेचुरली पेशेंस डेवलप करना सिखाता है। क्योंकि इसमें हमें वेट करना पड़ता है अपनी फेवरेबल सिचुएशन बनने का, हर कहीं रैंडमली एंट्री करने का इसमें सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले तो जो लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक सीख लेने से हम एसएमसी ट्रेडर नहीं बन जाएंगे। जिस तरह से एक कंप्लीट गाड़ी होती है पूरी, जिसमें स्टीयरिंग भी होता है, गियर भी होता है, इंजन भी होता है, तो हर चीज का एक इंडिविजुअल यूज होता है। अगर सिर्फ हमारे हाथ में गियर है तो उसे हम ना तो गाड़ी बोल सकते हैं और ना ही उस पर ड्राइव कर सकते हैं। इसीलिए फिर आप में से कुछ लोग तो अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास गियर के साथ पूरी पूरी गाड़ी अवेलेबल है। और इसके अलावा कुछ लोगों के जैसे डाउट्स बने रहते हैं, क्वेरीज बने रहते हैं कमेंट्स में कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक सही से काम नहीं कर रहे, या तो उन पे हमें फेल हो जाते हैं, हमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर उस तक प्राइस पहुंचता ही नहीं है, पहले से ही रिएक्शन दिखाना चालू कर देता है। सो उसका सबसे पहला रीजन तो यही हो जाता है कि या तो उनके हाथ में सिर्फ गियर है, पूरी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, पूरे यानी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट उनको समझ में नहीं आते, या फिर सारे पार्ट्स अगर गाड़ी के उनके पास अवेलेबल हैं, गाड़ी पूरी कंप्लीट है, तो गाड़ी में डालने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं है। फ्यूल क्या होता है ये पहले भी मैं आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट की कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि मार्केट में लिक्विडिटी एक फ्यूल का काम करती है जो पूरे मार्केट को चलाने में हेल्प करती है। तो ये सारा जो काम हो रहा है, सारी जो मेहनत हो रही है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वगैरह सीखे जा रहे हैं, इन सब का अल्टीमेट गोल एक ही है, चार्ट पे लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना। लिक्विडिटी को ही स्टॉप लॉस बोला जाता है, जो कि स्टॉप लॉस हंटिंग में भी हमारे काम आती है। बस वहां पे प्योरली साइकोलॉजी बेस्ड काम होता है और यहाँ पे एसएमसी में प्योरली टेक्निकल बेस्ड काम होता है,
जहां पे टेक्निकल कंसेप्ट हमें याद रखने होते हैं। तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के पीछे ही मत भागो। मैंने वैसे भी आपसे मेजर कंसेप्ट ही सारे शेयर करे हैं। या तुम्हें कंसेप्ट अगर समझ में नहीं भी आ रहे हैं या जितने भी आ रहे हैं उनसे अगर आप चार्ट पे लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो उतना भी आपके लिए बहुत हो जाता है, आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अब वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे एंट्री मॉड्यूल को, जो लिक्विडिटी की समझ रखने में भी आपको हेल्प करेगा। कैसे बाकी लोग ट्रैप होते हैं और उस टाइम पे स्मार्ट मनी कैसे अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा उस एंट्री मॉड्यूल से। और साथ ही में जिन लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एंड गोल होता है ऑर्डर ब्लॉक, उनके भी ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे एंट्री मॉड्यूल में कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम में आने वाला नहीं है। उसके बिना ही हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को यूज करते हुए ट्रेड में एंट्री करना सीखेंगे, प्योरली ऑन लिक्विडिटी बेसिस। अब जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉड्यूल इसका नाम है, तो कहीं पर जब लिक्विडिटी स्वीप होती हुई नजर आएगी तो वहां पे हमें एंट्री प्लान करनी है, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप पे कंप्लीटली ये एंट्री मॉड्यूल बेस है। अब जिन लोगों को नहीं पता है लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, तो रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी गई है जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स कवर होते हुए मिल जाएंगे। डिटेल में आप वहां पे समझ सकते हैं। फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे प्राइस बार बार इस तरह से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार प्राइस इसके हल्का सा ऊपर जाता है और वापस से नीचे फॉल कर देता है, तो ये जो पार्ट यहाँ पे जरा सा निकलता हुआ नजर आया है, इसको कहा जाता है लिक्विडिटी स्वीप। सिमिलरली ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे एक बार प्राइस हल्का सा इसके नीचे गया और वापस से तुरंत ऊपर आ गया। तो ये जो प्राइस यहाँ पे हल्का सा ब्रेकआउट करके या ब्रेकडाउन करके फेलियर में कन्वर्ट करता है, इसको कहा जाता है लिक्विडिटी स्वीप। अब एंट्री मॉड्यूल के रिलेटेड पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट समझ लेते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल चार्ट्स पे चल के देखेंगे। सबसे पहले तो इस एंट्री मॉड्यूल के लिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आनी चाहिए कि चार्ट अप ट्रेंड में बना हुआ है, डाउन ट्रेंड में बना हुआ है या फिर साइडवेज बना हुआ है। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं भी आती है समझ में, तो भी अगर आपको आंखों से देखकर ये समझ में आता है कि प्राइस अपसाइड पे मूव करता हुआ चल रहा है हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेट में, या फिर लोअर हाइज लोअर लोज के फॉर्मेट में नीचे आ रहा है, या फिर हाई और लो दोनों ही क्रॉस नहीं हो रहे, इंपॉर्टेंट हाई और लो उसके बीच में प्राइस यहाँ पे बना हुआ है, इतना आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप इस एंट्री मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। ये सबसे इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, तो एवरी टाइम जब अपना कोई इंटरनल लो प्राइस ब्रेकडाउन करेगा तो वहां पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सिमिलरली अगर प्राइस वहां पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो एवरी टाइम जब भी प्राइस अपना इंटरनल हाई ब्रेकआउट करेगा तो वहां पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और वहीं पे अगर प्राइस साइडवेज बना हुआ है जहां पे जिग-जैग मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। नीचे की साइड जब इस तरह से यहां पे स्वीप होगा तब भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऊपर की साइड पे जब प्राइस यहां पे इस तरह से स्वीप करेगा तब भी यहां पे एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। बस सिर्फ साइडवेज मार्केट में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्वांटिटी भी हमारी नॉर्मल से कम रहेगी और टारगेट भी हमें छोटे पकड़ते हुए चलना है। ये केस था यहाँ पे अप ट्रेंड का, जिसको हायर हाइज हायर लोज कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग में। ये केस था डाउन ट्रेंड का, जिसको लोअर हाइज लोअर लोज स्ट्रक्चर कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के टर्म्स में। अब थर्ड पॉइंट में एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है उसको हम समझने वाले हैं। अब यही चीज हमें एग्जैक्टली कैंडल्स के फॉर्म में किस तरह से देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये जो रेड कलर की रेजिस्टेंस की लाइन मैंने आपके लिए मार्क कर रखी है, ये हमारा यहाँ पे एक हाई बना था, इंटरनल हाई, इसको प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी और फिर नीचे गिरना चालू किया। तो यही रेजिस्टेंस की लाइन हमारी, ये मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस की लाइन है। यहाँ पे प्राइस इस तरह से मूव करता हुआ आया, एक कैंडल इसके ऊपर गई और नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली प्राइस इसके नीचे आ गया वापस से, या फिर प्राइस इस तरह से मूव करता करता आया, इसके ऊपर गया और सेम कैंडल के अंदर में ही वापस रिवर्स हो गया, या फिर प्राइस इस तरह से यहाँ पे मूव करता करता आया, एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज करी पर नेक्स्ट कैंडल वापस से नीचे आ गई, यानी प्राइस इमीडिएटली वापस से रिवर्स हो गया। या फिर चौथा केस आपको इस तरह का भी देखने को मिल सकता है कि प्राइस इस तरह से घूमता घूमता आया, रेजिस्टेंस के ऊपर गया, एक दो तीन कैंडल यहां पे सस्टेन करी पर वापस से फिर नीचे आ गए। सो इस टाइप में से कोई सा भी केस हो, हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गया और इमीडिएटली वापस से रिवर्स हो रहा है। 3-4 बार से ज्यादा कैंडल क्लोज हो गई है, उसके बाद अगर प्राइस वापस से नीचे शिफ्ट हो रहा है रेजिस्टेंस के, तब हमें उसको इग्नोर कर देना है, वहां पे हमें एंट्री मॉड्यूल लगता हुआ नजर नहीं आएगा। या दूसरी लैंग्वेज में इसको इस तरह से समझ सकते हैं, 3-4 कैंडल अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हो गई, फिर अगर प्राइस वहां पे नीचे जा रहा है, 4 कैंडल से ज्यादा क्लोज हो गई, फिर प्राइस अगर नीचे आ रहा है, तो जाने को तो वो जा सकता है पर वहां पे वो एंट्री मॉड्यूल लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी तरह से सेम सपोर्ट वाले केस में भी होगा कि यहां पे सपोर्ट के नीचे प्राइस गया और इमीडिएटली वापस से रिवर्स कर रहा है, चाहे अगली कैंडल में कर रहा हो, चाहे सेम कैंडल में कर रहा हो, 2 कैंडल रुक के आ रही हो, 3 कैंडल रुक के आ रही हो, पर 3 से 4 कैंडल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस अगर यहां पे जैसे सपोर्ट है ये, इसके नीचे अगर 3 से 4 कैंडल यहीं पे होल्ड कर गई, फिर वहां पे मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश नहीं करूंगा।
और सपोर्ट के केस में ये हमें कब देखने को मिलेगा, जब हमारा प्रो ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में चल रहा हो। इस तरह से एक एवरी टाइम जब भी वहां पे हमारा इंटरनल लो ब्रेक होगा तब हमें वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी वापस से लॉन्ग करने की, जहां पे ये इस तरह से आप यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा इंटरनल लो लगा था, इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूं। तो जब भी ये हमारा ब्रेक होगा तो वहां पे हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर हमारा अप ट्रेंड बना हुआ है तो वहां पे। अब फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी हमें कितनी देखने को मिल सकती है। तो नॉर्मली हमें 60 से 65% के आसपास देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत ही आसान एंट्री मॉड्यूल है ये। पर अगर प्राइस कहीं दूर से चलता हुआ आ रहा है, जैसे दूर से चलता हुआ आ रहा है डायरेक्टली इस तरह से, ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करके फिर वहां पे स्वीप हमें देखने को मिल रहा है, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी 70 से 75% के आसपास हमें एक्यूरेसी दे सकती है। इससे पहले जो मैंने आपको एक सिंगल एंट्री मॉड्यूल शेयर किया था, चोक एंट्री मॉड्यूल जिसको कहते हैं, और मैंने आपसे यही कहा था कि ये बेस्ट एंट्री मॉड्यूल है, उसकी सक्सेस रेट इससे ज्यादा देखने को इसीलिए मिलती है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है अप्लाई करने में, टिपिकल होता है, इजीली लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। अब फिफ्थ पॉइंट में हमें स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना होता है। तो जैसे अगर रेजिस्टेंस का केस है यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला, तो इसमें जिस भी कैंडल से हम वापस से उसके अंदर में आ रहे हैं, जैसे वापस से यहाँ पे प्राइस उसके अंदर में आ रहा है, उसके हल्का सा ऊपर कुछ पॉइंट्स का मार्जिन छोड़ के वो हमारा पूरा स्टॉप लॉस हो जाता है। जैसे इस केस में यहाँ पे इस कैंडल के यहाँ पे हमारी एंट्री होती है और स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा इसके ऊपर रहेगा। इसमें सेम कैंडल में ही वापस से आ गए तो इसके हल्का सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जिस भी कैंडल से अंदर आ रहे हैं वापस से, उसके हल्का सा ऊपर कुछ पॉइंट्स का मार्जिन छोड़ के हमारा स्टॉप लॉस होगा। एकदम चिपका के हमें स्टॉप लॉस नहीं रखना है। अब सिक्स्थ पॉइंट में हमें रिस्क रिवॉर्ड क्या मेंटेन करना चाहिए या फिर टारगेट वगैरह कहां पे बुक करने चाहिए। तो 1:3 के आसपास अच्छा होता है रिस्क रिवॉर्ड इसमें मेंटेन करना, क्योंकि इसकी सक्सेस रेट वैसे ही 60-65% के आसपास है। तो 1:3 अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो हम सेफ साइड पे बने रहेंगे। जहां पे 1:3 अचीव होने के बाद या तो हम चाहें तो कॉस्ट के ऊपर ट्रेल करना चालू कर सकते हैं, बड़े टारगेट्स अगर हमें करने हैं तो, क्योंकि कई बार हमें 1:8 1:10 तक भी देखने को मिल जाते हैं बड़े ही आराम से। और स्टॉप लॉस इसमें काफी छोटे बनते हैं, क्योंकि हम एकदम यहाँ पे टॉप पे एंटर करेंगे या फिर बॉटम पे एंटर करेंगे तो स्टॉप लॉस काफी छोटे मिलते हैं, और कभी कभी बहुत बड़े ट्रेंड हमें कैप्चर करने को मिल जाते हैं। अभी हम लाइव एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में भी इस बात को स्टडी करेंगे। इसी के साथ सेवेंथ पॉइंट में कुछ लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम फ्रेम हमें कौन सा फॉलो करना है। तो टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी आप फॉलो कर सकते हैं। हर टाइम फ्रेम पे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी दिखाने वाला हूं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना हमारा वहां पे स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा और टारगेट भी बड़े ही हमें मिलेंगे। इसी के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती हुई जाएगी। यानी जैसे अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम फॉलो करना चाह रहे हैं तो वहां पे हो सकता है कभी कभी हमें देखने को मिले 2-3 दिन में एक बार, एक दिन में एक बार, इस तरह से। और वहीं पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम फॉलो करते हैं तो इस टाइप के टाइम फ्रेम, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और टारगेट भी हमें छोटे मिलेंगे। और उसी के साथ फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक दिन में हो सकता है 4-5 बार, 8 बार, 10 बार भी आपको देखने को मिल रहा हो। ये खेल रहता है बस टाइम फ्रेम का, तो आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं, या फिर जैसे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल किस टाइप की है उस अकॉर्डिंग भी आप चूज कर सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेंड आप कैप्चर करते हैं तो वहां पे 5 मिनट या 15 मिनट रख सकते हैं। स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं तो 1 मिनट, 3 मिनट रख सकते हैं। या लंबे ट्रेंड कैप्चर करना कोशिश करते हैं तो 1 आवर, 1 डे रख सकते हैं। इस तरह से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ा टाइम फ्रेम है तो उसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं है, या छोटा टाइम फ्रेम है तो उसके फायदे ही फायदे हैं। दोनों में फायदे भी हैं, नुकसान भी है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेते हैं जिससे कि आपके माइंड में और भी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अब एग्जांपल्स की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम से। जैसा आप देख सकते हैं कि प्राइस काफी अच्छा अप ट्रेंड में यहाँ पे बना हुआ था। एक बार उसने यहाँ पे एक लो लगाया, जैसे ही इस लो को यहाँ पे टेक डाउन किया, हल्का सा प्राइस उसके नीचे गया और वापस से इमीडिएटली ऊपर आके रिकवर कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिला और इसके बाद और भी अच्छी रैली यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आई। उसी तरह से थोड़ा सा और ऊपर आके हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो आपको सेम सिचुएशन दोबारा से रिपीट होती हुई नजर आएगी। इस बार कैंडल ने इसके नीचे यहाँ पे क्लोज भी कर दिया था। मैं आपको एक बार अच्छे से जूम करके दिखा देता हूं जिससे कि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा अप ट्रेंड में हम चल रहे थे, यहाँ पे एक लो लगाया। ये सारे अंदर के जो लो लगते हैं ये इंटरनल लो होते हैं जब तक कि प्राइस अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो ये इंटरनल लो को प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग भी करी इसके नीचे, पर इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में वापस से प्राइस उसके ऊपर क्लोज कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिली। अब ऐसा होने के पीछे का लॉजिक क्या रहता है, इस एंट्री मॉड्यूल के पीछे का पूरा लॉजिक क्या रहता है, साइकोलॉजी क्या रहती है, ध्यान से समझना कि जो भी न्यू रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जैसे प्राइस एक अच्छा अपसाइड पे मूव करता हुआ जा रहा है, उनकी ये पूरी रैली मिस हो गई, तो वो यहाँ पे क्या वेट कर रहे होते हैं कि अब तो प्राइस गिर जाएगा, अब तो प्राइस गिर जाएगा, अब तो प्राइस गिर जाएगा। तो वो हर कहीं पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। उनकी साइकोलॉजी इसी तरह से चलती है कि यार इतना तो बढ़ गया है प्राइस, अब मैं यहाँ पे बाय तो बिल्कुल नहीं कर सकता, चलो मैं वेट करता हूं कि कब प्राइस यहाँ से गिरेगा।
तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस गिरता है वो एंटर करते हैं, फिर वापस से उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फिर वापस से वो एंटर करते हैं, फिर वापस इस तरह से चलता रहता है। और जैसे ही कोई लो ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे और ज्यादा भर भर के रिटेलर्स वगैरह एंटर करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज यहाँ तो कम रिटेलर्स एंटर हो रहे थे, पर जैसे ही लो ब्रेकडाउन हुआ तो हर कोई यहाँ पे सेल करने के लिए एंटर होने की कोशिश करता है। उसी टाइम पे लिक्विडिटी अच्छी खासी ऊपर की साइड पे मिल जाती है, स्टॉप लॉस मिल जाते हैं, तो प्राइस वहां पे ऊपर की साइड पे जाना चालू कर देता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि प्रो ट्रेंड जो है, मेन ट्रेंड, वो तो हमारा अपसाइड का बना हुआ है। तो एक अच्छा मूव करने के बाद वैसे भी रिट्रेसमेंट के साथ लिक्विडिटी की जरूरत होती है। तो जब यहाँ पे एक लो टेक डाउन होता है, लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर आता है, तो वहां पे और भी ज्यादा स्टॉप लॉस मिल जाते हैं अपसाइड पे जाने के लिए। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स को हम स्टडी कर लेते हैं जो लोग यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्राइस अच्छा खासा अप ट्रेंड में बना हुआ था। पीछे का चार्ट भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा अपसाइड में मूव करते हुए हम आ रहे थे। यहाँ पे प्राइस ने एक इस तरह से इंटरनल लो लगाया, वापस से ऊपर गया, फिर उस लो को जैसे ही टेक डाउन करा तो यहाँ पे एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती है। सेम कैंडल के साथ ही प्राइस वापस से उसके ऊपर आके क्लोज कर दिया। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो लोग इस तरह से स्टॉप लॉस रख के बैठे थे उनके स्टॉप लॉस मार्केट ने टारगेट किए। उसके बाद ये ऊपर की साइड के लिए भी उसको स्टॉप लॉस मिल गया और प्राइस यहाँ पे ऊपर जाना चालू कर दिया, क्योंकि मेन ट्रेंड हमारा क्या है, अपसाइड का बना हुआ है। तो इस टाइप की ट्रेड्स हम यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉड्यूल के बेसिस पे कैप्चर कर सकते हैं। जैसा आप देखेंगे सेम कैंडल के अंदर में ही वापस रिवर्स कर दिया, तो जहां पे भी हम यहाँ पे वापस से इसके ऊपर क्लोज करें, इसी के आसपास हमें यहाँ पे वापस से एंट्री लेनी थी और स्टॉप लॉस जो हमारा रहता इसी सेम कैंडल के हल्का सा नीचे रहता और मिनिमम 1:3 के आसपास हमें टारगेट प्लान करना है, जो कि हमारा यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आएगा इस लेवल के आसपास। उसके बाद और भी खैर प्राइस ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ नजर आया, वो तो बात की बात है। इसी तरह से अब आगे चेकआउट करेंगे तो यहां से हम निकले इस तरह से, तो प्राइस ने यहाँ पे एक लो लगाया इस तरह से, उसके बाद ऊपर जाना चालू किया। जैसे ही प्राइस ने वापस से इस लो को टेक डाउन करा और नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल में ही वापस से हम उसके ऊपर आके क्लोज करें, तो यहाँ पे फिर से हमारे लिए एक वापस से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनती है। इस तरह से भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ, सेम अगले कैंडल में वापस से हम उसके ऊपर आ गए, तो इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम वापस से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या अच्छे से प्राइस मूव करता हुआ नजर आया अपसाइड पे, काफी अच्छे टारगेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले। अब उसके आगे हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो क्या हमारे टारगेट ही टारगेट हिट होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स अलग टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में डाउन ट्रेंड में किस तरह से काम आता है और साइडवेज मार्केट में किस तरह से काम आता है ये एंट्री मॉड्यूल, उसको भी हम स्टडी करने वाले हैं। जैसा आपको देखने को मिलेगा प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में बना हुआ था। इस तरह से प्रीवियस किसी भी अपने हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। लोअर हाइज लोअर लोज स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, या फिर प्रो ट्रेंड जो है उसको डाउन ट्रेंड हम समझ सकते हैं। ऐसे टाइम पे जैसा मैंने आपसे कहा, जब भी मार्केट कोई अपना इंटरनल हाई लगाएगा, उसको जब भी क्रॉस करेगा वहां पे और वापस से इमीडिएटली रिवर्स करके वापस से लेवल के अंदर में आ जाएगा, तो हमें वहां पे एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसा यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि प्राइस इस तरह से यहाँ पे गिरता हुआ चल रहा है, कहीं पे भी अपने हाई को क्रॉस नहीं करा था। एक बार वापस से यहाँ पे नीचे आया, इस तरह से वापस स्विंग लगाई, तो यहाँ पे जो ये हाई लगा, प्राइस ने जैसे ही इसको स्वीप करा और वापस से इमीडिएटली 3 से 4 कैंडल के अंदर में उसके नीचे आया, तो यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ सकती है। फिर थोड़ा सा नीचे आके हम और चेकआउट करते हैं। जैसा यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि प्राइस इस तरह से नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे एक हाई लगाया, उस हाई को जैसे ही यहाँ पे क्लियर किया तो एक वापस से हमारे लिए एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिली। जहां पे इसके ऊपर हल्का सा हमारा स्टॉप लॉस था, वापस से प्राइस ऊपर गया पर स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ और एक उसके बाद एक अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। इस तरह से कुछ ही काम आता हुआ नजर आता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम तक मार्केट एकदम साइडवेज पड़ा रहा, जहां पे आप देख सकते हैं इन हाई और लो के बीच में ही पूरा टाइम हम यहाँ पे काम कर रहे थे। तो इस टाइप से जो यहाँ पे मेन हाई हमारा और मेन लो लगा रहता है, उसके बीच में जब मार्केट बना रहता है तो वो एक साइडवेज मार्केट होता है, जहां पे ऊपर से ब्रेकआउट होगा तो हमें नीचे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नीचे से ब्रेकडाउन होगा तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसमें भी ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो हो जाता है साइडवेज मार्केट में कि ऊपर से आते आते इस तरह से नीचे ब्रेकडाउन करे, तो हमें और भी अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पे मिल पाएगी इस तरह से, या जैसे नीचे से आते आते ऊपर ब्रेकआउट करे तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल पाती है, जिसकी एक्यूरेसी जैसा मैंने आपसे कहा 70 से 75% हो जाती है। बस सिर्फ साइडवेज मार्केट में जैसा हमें ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल से क्वांटिटी हमारी कम होनी चाहिए और टारगेट भी हमारे काफी छोटे होने चाहिए। यहाँ पे 1:3 ना भी रखते हुए 1:1 वगैरह के आसपास से भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमें ट्रेड्स मिलती हैं पर ज्यादा लंबे मूव हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि जैसा मेन ट्रेंड क्या है, साइडवेज हमें देखने को मिल रहा है। तो साइडवेज का मतलब ये होता है कि प्राइस एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। अब ऐसे टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जब भी प्राइस अपना हाई स्वीप करेगा तो वहां पे एक सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी, लो को स्वीप करेगा तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बाकी सारी कंडीशंस वही सेम है कि 3 से 4 कैंडल के अंदर में वापस से लेवल के नीचे या ऊपर आना चाहिए। जैसा आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, एक हमारा इस तरह से हाई लगा हुआ था, इसके ऊपर प्राइस तो गया और उसके नीचे भी आया, पर 3 से 4 कैंडल के बाद जाके आया।
यही मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इतनी कैंडल के अंदर में नीचे आ जाना चाहिए। अदरवाइज नहीं आता तो फिर हमें जनरली ट्रैपिंग देखने को मिलती है। हो सकता है ये यहां से नीचे भी चला जाता। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, हाई था हमारा, इसके ऊपर 3-4 कैंडल से ज्यादा 7-8 कैंडल 10 कैंडल यहाँ पे क्लोज होती हुई नजर आ रही है, उसके बाद नीचे आ रहा है, तब फिर हमें यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इस केस में हमारे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। यहाँ पे पूरी कंडीशंस अप्लाई होती हुई नजर नहीं आ रही। अब किसी अदर पर्सन से आप इस एंट्री मॉड्यूल के बारे में सुनेंगे तो वो तो यहाँ पे यही कहेगा कि हाई को ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, तो वो एक अच्छी बात है। पर मैं जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल जो पास्ट में ट्रेड्स लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको शेयर कर रहा हूं कि 3 से 4 से ज्यादा अगर कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर या नीचे क्लोज हो जाए एक लेवल के ऊपर पर्टिकुलर, तब फिर हमें उसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमें ट्रैपिंग देखने को मिली उस तरह से ट्रैपिंग हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये यहाँ से नीचे चला जाता, पर मैं यहाँ पे फिर भी इसको एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करता। ज्यादा बेस्ट मूव उसमें ही मिलता है कि यहाँ पे टाइम ना देते हुए इमीडिएटली, जैसे इन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह पड़े थे उनको क्लियर करा और नेक्स्ट कैंडल में या 3 से 4 कैंडल के अंदर में इमीडिएटली वापस ऊपर आके एक फास्ट मूव हमें मिल जाए। तो उसमें क्या होता है, ये लोग भी यहाँ पे ट्रैप हुए और ये सारे ऊपर के लोग भी यहाँ पे जल्दी से ट्रैप होते हैं, ये कवर करते हैं, तो फिर हमें एक चेन रिएक्शन देखने को मिलता है। होपफुली आप लोग रटने की जगह लॉजिक भी साथ के साथ समझते हुए जा रहे होंगे, उससे आपको अप्लाई करने में और भी आसानी रहेगी। हो सकता है आप मुझसे भी अच्छी तरह से अप्लाई करके इसको यूज में ले पाएं। उसके बाद आगे चेकआउट कर सकते हैं, यहीं पे जैसे मार्केट साइडवेज बना हुआ था, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे टेक डाउन करा, तो टेक डाउन करते ही यहाँ पे हमारे लिए क्या बनती है, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, जहां पे काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही मार्केट साइडवेज मार्केट से बाहर निकला, तब वापस से हमारा ट्रेंड जो है अप साइड में शिफ्ट हो चुका था। फिर हमें वापस से जब भी लो ब्रेकडाउन हो, जैसे यहाँ पे लो ब्रेकडाउन हुआ इस तरह से, तो हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब यहाँ पे मेन इशू बस यही है कि प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में आना तो चालू हो गया, जैसे ही लो को टेक डाउन करा तो एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मिलती, पर इसके ऊपर हम कैसे आए हैं, गैप अप खुल के आए हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहीं पे एंट्री करते तब तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस बनता और काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता। पर यहाँ पे ऑलरेडी इतने पॉइंट्स निकल चुके हाथ से, यहाँ पे कैंडल खुल रही है, तो यहाँ पे जाके हम एंटर करेंगे तो फिर हमारा स्टॉप लॉस काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ और कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पे देखते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्राइस ने एक इस तरह से यहाँ पे इंटरनल अपना लो लगा रखा था, जैसे ही उस लो को यहाँ पे टेक डाउन करा तो हमें अपसाइड का एक अच्छा मूव तो देखने को मिला, पर ये मूव हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इस लेवल के नीचे आके इसने 3 से 4 कैंडल से ज्यादा यहाँ पे क्लोज कर दी है। जैसे एक कैंडल तो ये हो गई जिसने यहाँ पे ब्रेक डाउन करा, उसके बाद 2 3 4 5 कैंडल के बाद फिर छठी कैंडल ने यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करा है। तो अगर हम यहाँ पे सोचे कि हम यहाँ पे एंट्री ले लें, तो उस केस में एक अच्छा मूव तो हमें देखने को मिला, नो डाउट देखने को मिला, पर ये हमारे एंट्री मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हर चीज के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो अगर हम फॉलो करते हुए चलते हैं तभी हमें बेस्ट आउटकम मिल पाता है। और जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वहां पे हमें आराम से स्टॉप लॉस मानते हुए ले लेना है, क्योंकि एक्यूरेसी भी हर चीज की पर्टिकुलर रहती है। जैसे इसकी 60 से 65% के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो सिंपली जब हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस देते हुए चलेंगे तभी फिर बड़ी रैली को, बड़े टारगेट्स को एंजॉय कर पाएंगे। उसके आगे जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो इस तरह से प्राइस ने एक यहाँ पे वापस से इंटरनल लो लगाया, उसके बाद प्राइस ऊपर शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट डे गैप डाउन के साथ इंटरनल लो को यहाँ पे टेक डाउन किया। तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहां पे जो कैंडल वापस से रिक्लेम कर रही है उसके हल्का सा नीचे हमें स्टॉप लॉस डाल के, यहां से हमने इस तरह से ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन के इमीडिएटली हम वापस से ऊपर रिकवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिर 1:3 टारगेट के आसपास हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास अचीव होता हुआ नजर आता। फिर हमारी मर्जी है, हम यहाँ पे ट्रेड होल्ड करना चाहें तो लंबा होल्ड कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके आगे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। वापस से यहाँ पे प्राइस ने अपना इंटरनल लो को ब्रेक डाउन करा तो फिर वापस से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली। तो होपफुली आप बड़े ही आराम से समझ गए होंगे कि लिक्विडिटी स्वीप का क्या काम होता है। यहाँ पे वापस से आप देखेंगे तो इस कैंडल के आसपास हम वापस से इसके ऊपर आके क्लोज कर दिए, तो इसके हल्का सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इस तरह से 1:3 के आसपास हमें प्लान करना है, जो कि हमें कहाँ अचीव होता हुआ नजर आएगा, एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास। तो ये बड़े ही आराम से हमें अचीव होता हुआ नजर आ चुका है। या जैसे इसके नीचे भी, मेन कैंडल के लो के नीचे भी हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते पूरे स्विंग के लो के नीचे, तब भी हमारा 1:3 कहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आता है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास, जो कि हमें बड़े ही आराम से टारगेट देखने को मिल चुका है। सो इतने एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही सिंपल एंट्री मॉड्यूल है, लिक्विडिटी स्वीप इसको कहते हैं। कुछ भी बात हमें ध्यान नहीं रखनी, बस ट्रेंड के अगेंस्ट में जहां पे हाई लो ब्रेकडाउन हो रहे हैं वहां पे अगेंस्ट में हमें काम करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग एम पैटर्न देख के जब सेल करने लगेंगे तो हमें ये बात पता है कि प्रो ट्रेंड हमारा अपसाइड का बना हुआ है, तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी वहां पे ढूंढनी है। कब ढूंढनी है? जब बाकी लोगों के लिक्विडिटी कलेक्ट होने वाली हो, बाकी लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने वाले हो। बस इतना सा ही सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, और काफी इजी है। उसी वजह से 60 से 65% के आसपास की एक्यूरेसी रखता है,
इसलिए जहां पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो, छोटा सा स्टॉप लॉस हमें दे देना है। अननेसेसरी हम ये सोचे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा करते हुए जाते हैं, क्या पता प्राइस घूम जाए, तब तो फिर कहीं ना कहीं हम इमोशंस का वहां पे शिकार हो रहे हैं। तब तो फिर कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी सेटअप हो, कुछ भी हमारे लिए वहां पे एंट्री मॉड्यूल वगैरह काम नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज को हम पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस के साथ फॉलो करते हैं, तभी वो हमारे काम में आ पाएगा। इसी तरह से वन डे टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे भी आपको कई बार अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। जैसे प्राइस यहाँ पे इसके नीचे आया, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल के अंदर वापस से ऊपर चला गया, तो उसके हल्का सा नीचे हमें स्टॉप लॉस डाल के और यहाँ पे काफी बड़ी रैली देखने को मिली, तो हम यहाँ पे बड़े ही आराम से 1:3 कैप्चर कर सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, पीछे भी कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके नीचे हम वापस से आए और यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल और तीसरी कैंडल में वापस से लेवल के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे इस कैंडल के आसपास हमारी एंट्री है, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है और काफी बड़ा रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली। सो इतने एग्जांपल्स आई होप आपके लिए काफी हैं, इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बाकी आपका काम रहता है सबसे पहले इसको बैक टेस्ट करके देखें कि ये आपको समझ में भी आ रहा है या फिर नहीं, देखें कि पीछे किस तरह से ये अप्लाई होता हुआ नजर आया है, जो भी टाइम फ्रेम पे आपको अप्लाई करके देखना है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए इसको लाइव मार्केट में सिर्फ ट्रैक करें, यानी लाइव मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना, सिर्फ ट्रैक करना है कि हाँ ये काम करता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं। फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए 20-30 दिन बाद, तब आपको जाके इस पर ट्रेड लेनी है। आज आपने कुछ चीज सीखी है और उसके बाद इमीडिएटली कल जाके आप उस पर ट्रेड लेने लग जाएंगे, तो आपको उतना एक्सपीरियंस उस पर नहीं होगा, तो आप हो सकता है कुछ गलती कर बैठे। तो बेटर ये हो जाता है 20-30 दिन आप बैक टेस्ट करें, लाइव ट्रैक करें, फिर जाके उस पर ट्रेड लें। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे ये बात कही थी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट सिर्फ उन्हीं के काम का है जो पेशेंटली काम करना जानते हैं या पेशेंस रखना सीखना चाहते हैं। सो अच्छे से आप पेशेंटली काम करेंगे तो आपको हर चीज वहां पे काम करती हुई नजर आएगी। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी वहां पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट कुछ भी आप लगा के चेक करें, बस हमें किससे मतलब है, लिक्विडिटी से वहां पे मतलब है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है लिक्विडिटी का यहाँ पे यूज लेने का। इससे आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आने लग जाएगा कि क्यों लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि जैसे यहां से हम गिरते हुए आ रहे हैं, तो इस टाइप के सेटअप में हमारी एक्यूरेसी 70 से 75% के आसपास हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टली हम वन वे फॉल करते हुए आ रहे हैं। डायरेक्टली सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन करा, इमीडिएटली 3 से 4 कैंडल के अंदर में वापस ऊपर आए और काफी अच्छी रैली यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो इस टाइप का सेटअप अगर बन रहा है, दूर से गिरते गिरते कंटिन्यू आ रहे हैं, तब फिर हमारी एक्यूरेसी 70 से 75% के आसपास भी हो सकती है। और जैसा कि रिस्क रिवॉर्ड हमें 1:3 मेंटेन करना है, तो 10 में से अगर 3-4 ट्रेड, 5 ट्रेड भी हमारी सही चली जाती हैं, तो भी हम कुछ ना कुछ ग्रीन में एंड कर सकते हैं, प्रॉफिट में एंड कर सकते हैं, ब्रोकरेज एंड चार्जेस देने के बाद भी। और उसी के साथ कभी कभी फ्लो में हमें बड़े मूव्स भी देखने को मिल जाते हैं, वो तो अलग बात है। सो एक लाइन में इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ऐसा हो जाता है कि सबसे पहले हमने देखा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बाकी लोग गलती कहां पे कर रहे हैं, जहां पे वो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमें ऐसा ना करते हुए सिर्फ लिक्विडिटी पे वहां पे फोकस करना है। चाहे हमें किसी अदर कंसेप्ट से वो समझ में आ रही हो, चाहे हमें साइकोलॉजी से समझ में आ रही हो, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक का भले ही हमें कोई यूज लेना ना भी पड़ रहा हो, तो भी हमारा एंड गोल रहना चाहिए लिक्विडिटी को समझना। इसी के साथ हमने ये देखा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के जो बाकी सारे कंसेप्ट हैं वो भी इक्वल वेटेज रखते हैं जितना कि ऑर्डर ब्लॉक वेटेज रखता है। उन सब का भी कुछ ना कुछ यूज है, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में वो आपको एज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि उनकी नॉलेज से हो सकता है आपको लिक्विडिटी और भी अच्छे से समझ में आ जाए, बड़े ही आराम से आप आइडेंटिफाई कर पाएं, तो बाकी कंसेप्ट को भी आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। सो पहले पॉइंट में हमने लोगों की मिस्टेक डिस्कस करी, उसके बाद उसको ओवरकम करना सीखा। फिर थर्ड पॉइंट में हमने ये समझा कि एक लिक्विडिटी स्वीप करके एंट्री मॉड्यूल होता है, जिसको हम बड़े ही आराम से यूज कर सकते हैं, जहां पे कोई अदर हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, डायरेक्ट लिक्विडिटी बेस हमें काम करना है। होपफुली ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगा, कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट्स आपको जरूर मिले होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ आपका फीडबैक हो, कुछ आपकी क्वेरी हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के टॉपिक्स में कमेंट सेक्शन में से ही पिक करता हूं, जिस भी रिलेटेड मुझे क्वेरीज या डिमांड दिखती है आपकी, तो आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।